दूसरी लहर, सरकार का प्लान ऑफ एक्शन क्या है, आज बड़ा मुद्दा में इसी पर होगी चर्चा। साल 2021 की शुरुआत भी कोरोना की धीमी रफ्तार के साथ हुई थी, लेकिन नए साल के दूसरे महीने में कोरोना एक बार फिर से बढ़ना शुरू हुआ। कोरोना की दूसरी लहर से ठीक पहले 1 फरवरी 2021 को देश में कोरोना के सिर्फ 8,635 नए मामले दर्ज किए गए थे, लेकिन इस दौरान केरल में सबसे ज्यादा 3,459 दैनिक मामले दर्ज किए गए थे। इसके बाद महाराष्ट्र की बारी आई, 1,948, जबकि तमिलनाडु में 502 नए मामले दर्ज किए गए थे। और 15 दिन के बाद यानी कि 15 फरवरी 2021 को भी देश में सिर्फ 9,121 नए मामले दर्ज हुए थे। इन नए मामलों में भी 80.54% केस 5 राज्यों में से आए थे, जिनमें सबसे ऊपर महाराष्ट्र का नंबर था। लेकिन 48 दिनों के बाद कोरोना ने ऐसी रफ्तार पकड़ी कि आंकड़ा 1 लाख को क्रॉस कर गया। कोरोना की बढ़ती रफ्तार को देखते हुए महाराष्ट्र, पंजाब, छत्तीसगढ़, दिल्ली, उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों ने फिर से सख्ती अपनाई और नई गाइडलाइंस जारी की। ग्राफिक्स के जरिए एक बार गाइडलाइंस देखिए। दिल्ली सरकार की तरफ से नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। रात को 10 से लेकर के सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू 30 अप्रैल तक जारी रहेगा। नई गाइडलाइंस दिल्ली सरकार की, राशन, किराना, फल, सब्जी, दूध, दवा से जुड़े दुकानदारों को ई पास के जरिए छूट दी जाएगी। महाराष्ट्र सरकार ने वीकेंड और रात के लॉकडाउन का ऐलान कर दिया है, यानी कि नाइट कर्फ्यू और वीकेंड लॉकडाउन। धार्मिक स्थल बंद रहेंगे पूर्ण तरीके से महाराष्ट्र में, और इसी के साथ मॉल्स, थिएटर, पार्क्स ये सब बंद रहेंगे। तो महाराष्ट्र सरकार ने भी सख्ती दिखाते हुए, क्योंकि मामले वहां पर बेहद तेजी से बढ़ रहे हैं, खेल के मैदान भी वहां पर बंद रहेंगे। इसके अलावा राजस्थान सरकार ने सिनेमा हॉल्स, थिएटर्स, मल्टीप्लेक्सेस, पार्क्स बंद करने का ऐलान किया है, और साथ ही साथ स्विमिंग पूल्स, जिम को खोलने की अनुमति नहीं है। सार्वजनिक कार्यक्रमों में जगह क्षमता की केवल 50% उपस्थिति हो सकती है। विवाह कार्यक्रम में 100 लोगों की अनुमति, पहले ये अनुमति 200 लोगों के लिए थी, लेकिन अब 100 लोगों को अनुमति है विवाह कार्यक्रम में, नई गाइडलाइंस के मुताबिक जो राजस्थान सरकार ने जारी की है। बाहर से आने वाले यात्रियों के लिए कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट दिखाना जरूरी है। अगर कोई भी यात्री बाहर के किसी राज्य से आ रहा है तो कोरोना रिपोर्ट दिखाना जरूरी है। यूपी सरकार ने सभी जिलों में धारा 144 लागू कर दी है। इसी के साथ एक मरीज अगर मिलता है तो 20 मकानों का इलाका सील होगा। अगर एक से ज्यादा मरीज मिलते हैं तो कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया जाएगा। इलाके में सर्विलांस टीम सर्वे और जांच करेगी। 14 दिनों तक अगर एक भी मरीज नहीं मिलता तो कंटेनमेंट जोन खत्म कर दिया जाएगा, समाप्त कर दिया जाएगा। और देखिए, अब आंकड़ों पर नजर डालते हैं कि आखिर बीते एक हफ्ते में किस तरीके से कोरोना का ग्राफ बढ़ा है। 1 अप्रैल 2021 को 72,000 से ज्यादा मामले मिले, मौत हुई 459 लोगों की। 2 अप्रैल को 81,000 से ज्यादा मामले, 3 अप्रैल को 89,000 से ज्यादा मामले। ग्राफ देखिए किस तरीके से बढ़ता चला गया। 4 अप्रैल को यह संख्या 93,000 को पार कर गई, और 5 अप्रैल को रिकॉर्ड तोड़ 1 लाख से ज्यादा मामले दर्ज किए गए। 6 अप्रैल को हालांकि 1 लाख से थोड़ी सी कमी आई, 96,000 से ज्यादा मामले आए, लेकिन यह आंकड़ा राहत देने वाला बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मामलों में लगातार तेजी आना अपने आप में गंभीर संकेत है। इसी मामले पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ 4 मेहमान इस वक्त जुड़ चुके हैं। रमाकांत मिश्रा हैं, नेता हैं कांग्रेस के, ब्रिजेश राय हैं, प्रवक्ता बीजेपी के, संदीप चौधरी पॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं, डॉक्टर शरद लखोटिया सीनियर कंसल्टेंट। बहुत बहुत स्वागत है चारों मेहमानों का। सबसे पहले डॉक्टर शरद, सीधा आपका रुख करते हुए, क्या वजह मानते हैं कोरोना के मामले में जबरदस्त तेजी, बेकाबू हो जाना दूसरी लहर का, बेतहाशा मामलों का बढ़ना, क्या रीजन? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट जो रीजन है लोगों के लिए कि उन्होंने अभी ये जनवरी के बाद ये समझ लिया कि कोरोना खत्म हो गया है, और मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजेशन, इन सब चीजों को उन्होंने ताक पे रख दिया है। बहुत सारे बाजारों में आप जाएंगे जहां बेफिक्र होके लोग घूम रहे हैं बिना मास्क के। उन्होंने जो ये गलती की है उसका ये धीरे धीरे प्रसार होते हुए अभी आज ऐसी स्थिति में पहुंच गया है कि जो अब बेकाबू हो रहा है। और दूसरी कारण ये है कि वायरस में वेरिएंट्स आ रहे हैं बहुत सारे, अभी उनका डिटेक्शन हो रहा है। ये स्प्रेड भी बहुत जल्दी करते हैं, यानी एक आदमी को हुआ तो पूरे परिवार को हो गया, जहां वो गया वहां बहुत तेजी से फैला। तो छोटी जगह जहां पहले कम फैलते थे वो फैल भी बहुत तेजी से रहा है। ये दोनों चीजें मिला के ये वायरस अचानक से संक्रमण इतना बढ़ा है, और वैक्सीनेशन से लोग वैसे ही सोच लिए कि हाँ ठीक रहेगा,
या पुराने कोविड पेशेंट्स जो रिकवर हो गए उन्होंने सोचा कि हमें क्या होगा, तो वहां भी रिकवर हो रहा है। तो ये इम्पोर्टेंट है। और जिसमें मैं एक खास बात बोलूंगा कि मास्क अलोन इज मोर देन इवन वैक्सीन। ठीक तो है। यानी मास्क की उपयोगिता किसी भी दर्जे पे आप कम नहीं कर सकते हैं। मास्क पहनना ही है और वैक्सीनेशन जो एलिजिबल है उनको लगवाना ही है। यानी कुल मिलाकर डॉक्टर शरद आप ये कह रहे हैं प्रधानमंत्री ने नारा दिया था दवाई के साथ कड़ाई भी, लेकिन दवाई तो चल रही है, लोगों ने ढिलाई बरतनी शुरू कर दी है। बिल्कुल। मैं लौटती हूँ आपके पास। ब्रिजेश जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के। ब्रिजेश जी, लेकिन गलती यहाँ पर सिर्फ जनता की है या सरकार की तरफ से भी लापरवाही हुई है? क्योंकि लगातार मामलों में तेजी आना अपने आप में सरकार के लिए कई सवाल खड़े करता है। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि ये बीमारी है और बीमारी जो है जनता को जो बार बार, जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि टेस्टिंग, ट्रैकिंग और ट्रीटमेंट, एकदम हमको तीनों पर ध्यान देना चाहिए। टेस्टिंग प्रॉपर होनी चाहिए, ट्रीटमेंट होना चाहिए और उसका ट्रेसिंग भी होना चाहिए कि किसके किसके माध्यम से किसको फैल रहा है। देखिए, इसमें जनता को जागरूक होने की ज्यादा जरूरत है और मुझे ऐसा लगता है कि सरकार पिछले 1 साल से कोविड रहा और बहुत तरीके से और बहुत सावधानी से सबको संभाला और अभी जनता को, जैसे डॉक्टर साहब कह रहे थे कि मास्क लगाने की जरूरत है, सोशल डिस्टेंसिंग की जरूरत है। कई बार हम बाजारों में देख रहे हैं लोग मास्क भी नहीं पहन रहे हैं, आपस में चिपके हुए हैं। मुझे लगता है कि भारत की जनता को बहुत जागरूक होने की जरूरत है क्योंकि ये बीमारी जनता है। के ये साथ सरकार, साथ कई राजनेता भी ऐसे हैं जो मास्क नहीं लगाते, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करते। मैं सिर्फ बीजेपी की बात नहीं कर रही हूँ। नहीं, तो मैं पूजा जी एक बात कहूंगा, ये बड़ा अच्छा प्रश्न है। चाहे राजनेता हो, चाहे पुलिस हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे आम जनता हो, ये तो भारत की जनता है ना। हम पूरा सम्मिलित बात कर रहे हैं कि भारत का कोई भी नागरिक हो उसको सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क और सैनिटाइजेशन, इस सब का विशेष ध्यान देने की जरूरत है क्योंकि आपका स्वास्थ्य है, आपको ध्यान रखने की जरूरत है। अभी डॉक्टर साहब कह रहे थे कि वैक्सीन से ज्यादा इम्पोर्टेंट मास्क है। आप मास्क लगा के रखते हो तो एक प्रकार से वैक्सीन का ही काम कर रहा है वो। तो मुझे लगता है देश की जनता को जागरूक होने की जरूरत है। और रही बात सरकार की, सरकार का पूरा ध्यान है। और आप देखिए, अभी छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में बहुत ज्यादा इसका फैलाव हो रहा है और उसके लिए केंद्र सरकार ने एक 50 लोगों की टीम भी भेजी है केंद्र से पूरा ध्यान रखने के लिए। इसलिए पूरा सरकार का ध्यान है, आप उस पर जनता को थोड़ा जागरूक होने की जरूरत है। रमाकांत जी, आपको क्या लगता है क्यों बढ़ रहे हैं मामले? देखिए, ये राष्ट्रीय आपदा है। राष्ट्रीय आपदा के ऊपर किसी के ऊपर आरोप लगाना, प्रत्यारोप लगाना ठीक नहीं होगा। लेकिन मैं इस बात को, आपकी कही हुई बात को मैं स्वीकार करता हूँ कि गलती तो जनता की भी है, वो भी लापरवाह हो गई है, ये बात बिल्कुल तय है। लेकिन जनता कब गलती करती है, इसके पीछे भी एक कारण मुझे नजर आता है। जैसे आपने पीछे देखा होगा कि बिहार का चुनाव हुआ और उस टाइम पे पीक पे था, कोरोना पीक पर था, लेकिन वहां पे हमारे राजनेताओं ने बड़ी बड़ी मीटिंग्स रखी, बड़े बड़े प्रोग्राम रखे। जनता खुलेआम घूम रही थी, वो कह रही थी कोरोना वोरोना कुछ नहीं है, सब बहाना है ये। आज सेम वही स्थिति है। आज वेस्ट बंगाल में चुनाव है, असम में चुनाव है। हमारे राजनेता अगर एक आदर्श कायम करे और ये खुद उसका पालन करे तो शायद जनता को लगेगा कि ये बात बहुत सीरियस है। ठीक है, संदीप जी बहुत मुस्कुरा रहे हैं। दिखाने, संदीप जी से रिएक्शन ले लेते हैं। के लिए हम लोगों को भी त्याग करना पड़ेगा। मैं ठीक है, और लौट रही हूं जहाँ आपके तक सवाल पास है इस बीमारी का, संदीप जी, बीमारी के तो बचाव के लिए ये सबसे बड़ा उचित साधन है मास्क लगाना, सोशल डिस्टेंसिंग, ये बहुत जरूरी है। लेकिन एक आदर्श सर लौट रही हूँ आपके पास। हम लोग संदीप जी से एक रिएक्शन लेने दीजिए, फिर आती हूँ आपके पास। संदीप जी। जी देखिए पूजा जी, जिस तरीके से रमाकांत जी ने कहा, इस नेताओं का ना दोहरा चेहरा रहता है। इलेक्शन में जाएंगे, पब्लिक मीटिंग करेंगे, कुछ अलग तरीके की बातें होंगी और सामने जब पब्लिक के कोई जवाब देना होगा टीवी चैनल बैठ के बहुत अच्छी बात करेंगे। लेकिन मसला यहाँ पे कोरोना का है। जिस तरीके से हिंदुस्तान में आपने देखा लॉकडाउन लगा, अब पिछला 1 साल कैसे निकल गया पता नहीं चला। प्रॉब्लम भी रहे, लोग घर में रहे, काम कारोबार सब ठप हो गए, नौकरियां लोगों की चली गई। लेकिन हमने इससे ये नहीं सीखा कि कितना खतरनाक है, बल्कि हुआ क्या, सरकार ने जो लॉकडाउन हटाया या जो ढील दी, वो इसलिए ढील दी गई कि पब्लिक परेशान हो चुकी थी। और हमारी जो सरकारें हैं, चाहे किसी भी स्टेट में किसी भी पार्टी की सरकार हो,
उनको ये लगता था कि लोगों में हमारे खिलाफ माहौल बन रहा है, लोग हमसे नाराज हो रहे हैं कि सरकार कंट्रोल नहीं कर पा रही है। और धीरे 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 हमने लॉकडाउन खोल दिया और आज की तारीख में आप दिल्ली हो, नोएडा हो या हिंदुस्तान में किसी भी शहर में जाइए, लोग बेफिक्र घूम रहे हैं, जबकि बहुत लोग पहले जान गंवा चुके हैं और दोबारा फिर वही स्थिति आ गई है। तो इसमें हमें चिंता करने की जरूरत है और इसके साथ साथ सरकार को इसके लिए प्रॉपर प्लानिंग पहले से करके रखनी चाहिए। मैं इसी सवाल पर आ रही थी ब्रिजेश जी, सरकार का प्लान ऑफ एक्शन क्या है? क्योंकि लॉकडाउन से बाहर तो हम आ गए, लेकिन अब बढ़ते हुए मामले और राज्य सरकारों की सख्तियां क्या एक बार फिर से लॉकडाउन के संकेत दे रही हैं? देखिए, सरकार की कोविड को लेके चिंता पहले भी थी और भारत के प्रधानमंत्री जी की आज भी चिंता है और सरकार इसको बहुत गंभीरता से ले रही है। और मैं आपको बताऊं, मैं पहले बताया कि प्रधानमंत्री जी ने कहा कि टेस्टिंग, ट्रैकिंग और ट्रीटमेंट, इन तीनों पे प्रधानमंत्री जी और उनकी सरकार का पूरा ध्यान है। और जो लॉकडाउन, जहाँ पे कंटेनमेंट जोन बनाने की जरूरत पड़ेगी वहाँ जोन भी बनाए जा रहे हैं, लोगों की टेस्टिंग ठीक से हो रही है। आपको जानकारी के लिए मैं बताऊं, लगभग 25 करोड़ से ज्यादा लोगों की टेस्टिंग हुई देश में अभी इस कोविड काल में। लगभग वैक्सीन 24 घंटे में 43 लाख लोगों को वैक्सीन लग गई होगी। 24 घंटे का मैं आंकड़ा दे रहा हूं। लेकिन वैक्सीनेशन की क्या ये रफ्तार से आप संतुष्ट हैं? आपको नहीं लगता इसको बढ़ाने की जरूरत है? नहीं, बढ़ रहा है ना धीरे धीरे। देखो, वैक्सीनेशन एक दिन में नहीं हो जाएगा ना, धीरे धीरे। पहले जो फ्रंट लाइन वर्कर थे कोविड में, पहले उनको लगाना जरूरी थे। फिर जो बुजुर्ग लोग थे जिनको कोई बीमारी थी उनको लगाना जरूरी था, कि जिनको थोड़ा कोविड होने के कारण उनका जान माल का नुकसान हो सकता था, के कारण उन पर पहले लगाया गया। अब 45 के एज के लोगों को लग रहा है एकदम। लेकिन एक सवाल ब्रिजेश जी, क्योंकि वैक्सीनेशन पर बात हो रही है, इसी से जुड़ा एक सवाल मैं आपसे करना चाहूंगी। मैं छोटा सा मैं आपको हाँ कहना चाह रहा था जी, थोड़ा। हाँ जी, बोलिए सर, बोलिए पहले आप। ये कहना चाह रहा था कि जिस तरह से हमारे आदरणीय राय साहब बैठे हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, अच्छा लगता है। हम लोगों में शायद एक बहुत बड़ी विशेषता, हर बात में प्रधानमंत्री जी कह रहे थे, प्रधानमंत्री जी ने ऐसा कहा, प्रधानमंत्री जी ने कहा। देश में एक आदमी खाली प्रधानमंत्री जी को कोविड के लिए बहुत परेशान थे, बाकी सारी दुनिया जी क्या कहें, राहुल गांधी हम शायद इस बात को इतना हाईलाइट करके ये जिम्मेदारी तय करते हैं कि प्रधानमंत्री जी ने जो कहा और प्रधानमंत्री सही ट्रैक पर चलते हैं, डिबेट का ट्रैक मत चेंज कीजिए प्लीज। ब्रिजेश जी, मैं एक सवाल वैक्सीनेशन से जुड़ा आपसे पूछना चाहती हूँ। ठीक है, जिसने भी किया ठीक है, यहाँ पर काम करना जरूरी है। कोविड, मैडम आप मेरी पूरी बात सुनिए। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर ये बात, ये नॉर्म्स अगर तय कर दिया जाएगा और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मंच के सामने भी लाखों लोग बिना मास्क को, बिना सोशल डिस्टेंसिंग के खड़े होंगे और प्रधानमंत्री जी वहाँ से अपील भी नहीं करेंगे, प्रधानमंत्री जी कहेंगे भी नहीं, तो लोगों को लगेगा कि ये किताबी बातें हैं। ठीक है सर, आप लोग कह रहे हैं, रमाकांत जी, राहुल गांधी जी कहते हैं क्या? प्रियंका गांधी कहती हैं? सोनिया गांधी कहती हैं क्या? कहता है। आपका सवाल बिल्कुल जायज है, मैं वही तो कह रहा हूँ, कोई नहीं कहता। लेकिन आपने कभी कहते सुना कि सर, आपने प्रधानमंत्री का नाम लेकर कहा कि प्रधानमंत्री नहीं कहते। एक बार ये भी कह दीजिए इस मंच के जरिए कि राहुल गांधी भी तो नहीं कहते। बोलिए एक बार। तो राहुल नहीं कहते, मैं आपको कह रहा हूँ नहीं कहते। मैं आपको, हमने हमारे मुंह से सुना कि हमारे आदरणीय राहुल जी ने कहा, हमारी आदरणीय सोनिया जी ने कहा, प्रियंका जी ने, हम तो नहीं कह रहे ना। ठीक है सर, आप अभियान शुरू कीजिए लोगों को जागरूक करने का। मेरे को सवाल करने दीजिए ब्रिजेश जी, मैं वैक्सीनेशन से जुड़ा सवाल पूछना चाहती हूँ। लंदन की एक यूनिवर्सिटी में एक स्टडी में पाया गया है कि 20 से 49 साल तक के जो लोग होते हैं वो सुपर स्प्रेडर्स का काम करते हैं, लेकिन हमारे देश में एक आयु वर्ग को सीमित कर दिया गया है। 45 से ज्यादा उम्र के लोगों को कोरोना की वैक्सीनेशन हम लोग दे रहे हैं। अच्छा, आईएमए की तरफ से एक लेटर भी लिखा गया प्रधानमंत्री को, जिसमें ये कहा गया कि 18 साल से ऊपर के लोगों को वैक्सीनेशन दी जाए। क्या सरकार इस पर भी विचार कर रही है कि अब जो ये लिमिट है एज ग्रुप पर, उसको हटाया जाएगा? बिल्कुल, बहुत जल्दी सरकार सभी आम जन को, चाहे वो किसी भी एज का हो, उसको वैक्सीन लगाने की पूरी कोशिश करेगी। उसका जो क्राइटेरिया है, अपना जो बना रखा है स्लैब, उसके अनुसार सबको बहुत जल्दी ही भारत के सभी लगभग नागरिकों को वैक्सीन लगेगी और उसके प्रति सरकार एकदम गंभीर है और चिंतित है इसको करने के लिए। ठीक है डॉक्टर शरद, किस तरीके से देखते हैं अभी की स्थिति को और कोरोना वैक्सीनेशन अभियान अभी जिस गति से चल रहा है, आपको क्या लगता है इसमें कितनी तेजी लाने की जरूरत है? और जो सवाल मैंने किया कि सभी आयु वर्ग पर क्या कोरोना वैक्सीनेशन का काम अब चलेगा, आपको क्या लगता है ऐसा होना चाहिए? ये बिल्कुल जरूरी है, लेकिन जो हमारे देश की जनसंख्या है 130-35 करोड़ की,
इस जनसंख्या के लिए जब भी हम कोई प्रोग्राम करेंगे तो आप समझिए विश्व का सबसे बड़ा प्रोग्राम हो रहा है। बिल्कुल। ऑलरेडी जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम चल रहा है वो विश्व के सबसे बड़े प्रोग्राम्स में है। जिस तरह से वैक्सीन बनाई जा रही है वो भी विश्व की सबसे सर्वश्रेष्ठ और सबसे ज्यादा व्यापक स्तर पे काम हो रहा है। तो हम किसी भी तरह से अंडरमाइन नहीं कर सकते। लेकिन एक पॉइंट मैं आपको जरूर कहूंगा कि डॉक्टर्स तो हम लोग टेलीविजन पे बहुत आ रहे हैं और बता रहे हैं लोगों को मास्क पहनिए। मैं चाहता हूं कि एक ही मंच पे सभी पॉलिटिशियन, नरेंद्र मोदी जी, राहुल गांधी जी और बाकी जितने पॉलिटिकल पार्टी हैं, ये भी आए और बोले सबको एक ही बात कि आपको मास्क पहनना क्यों जरूरी है, हमारे लिए पहनिए। महत्वपूर्ण बात है, एक मैसेज पहुंचता है राजनेताओं के जरिए लोगों तक कि हमारी कोई भी रैली में बिना मास्क के मत आइए। बिल्कुल, हम चाहते हैं हमें जिताइए, लेकिन आप मास्क पहन के आइए। ये बहुत वाजिब बात आप कह रहे हैं। मैं जाऊंगी यहाँ पर संदीप जी के पास। संदीप जी, क्या लगता है आपको, क्योंकि देखिए जब भी यहाँ पर मास्क लगाने की बात की जाती है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की बात की जाती है, हम 8 बजे सवाल आपका कार्यक्रम करते हैं, उसमें जब दर्शक जुड़ते हैं वो भी बार बार इस बात का जिक्र करते हैं कि क्या रैलियों में कोरोना नहीं होता, वहां पर क्यों मास्क इस्तेमाल नहीं करते, वहां पर क्यों सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं होती है। आपको क्या लगता है कि लोग लापरवाह हो रहे हैं, इस बात का जिक्र बार बार होता है, लेकिन इसके लिए राजनेता और राजनीतिक पार्टियां कितनी जिम्मेदार हैं? देखिए पूजा जी, बहुत अच्छी बात कही आपने। हमने देखा बड़े बुजुर्गों को, भाई बहनों को लाठियां खाते देखा पुलिस की, जब वो दूध लेने के लिए बाहर निकलते थे, राशन लेने के लिए बाहर निकलते थे, उनको रोका जाता था। लेकिन आज स्थिति ऐसी आ गई है कि वोट के लिए लोगों को बाहर निकालने की कोशिश होती है। तो ये चीजें, अगर वर्क फ्रॉम होम आप अपने घर से कर सकते हैं, मीडिया का वर्क, IT का काम हो सकता है, टेलीकॉम का काम हो सकता है, तो वर्क फ्रॉम होम से आप वोट क्यों नहीं डाल सकते? इस तरीके की व्यवस्था गवर्नमेंट को करनी थी। जो रैली करते हैं वो रैली घर से क्यों नहीं हो सकती, इस तरीके के आपको आयोजन करने से। लेकिन आप अपने राजनीतिक हितों के लिए पब्लिक को बाहर निकालते हैं, वो ट्रैवल करते हैं, वो सड़कों पर आते हैं, भीड़ होती है और इससे ये चीजें फैलती है। आपको एक मैसेज सेट करना चाहिए था, पूरे देश को, दुनिया को एक मैसेज देना चाहिए था कि हमने राजनीतिक हितों के लिए लोगों की जान की रक्षा करने का काम किया, उनको घर से वोट डलवाने का काम किया, अपनी रैली, अपना मैसेज हमने उनको घर बैठे देने का काम किया। बिल्कुल, हाँ जी बोलिए। पूजा जी, मैं आदरणीय डॉक्टर साहब ने जो कहा है, मैं इस बात से 100% सहमत हूँ। बिल्कुल ठीक कहा डॉक्टर साहब ने। ये हम सबकी नैतिक जिम्मेदारी है, सारी राजनीतिक पार्टी। आप इसको इस नजरिए से मत लेना कि मैं कांग्रेस का प्रवक्ता हूँ इसलिए मैं ये बात कह रहा हूँ। मैं एक देश का नागरिक हूँ इसलिए मैं कह रहा हूँ, मैं अपनी पीड़ा बता रहा हूँ कि हमारे नेता भी, भारतीय जनता पार्टी के नेता भी, अन्य दल के नेता भी, रमाकांत जी, मुझे केवल 1 मिनट का समय दीजिए, मैं आपके पास वापस लौटूंगी, आपकी पूरी बात सुनी जाएगी। 1 मिनट का समय दीजिए, छोटा सा ब्रेक, फौरन होंगे हाजिर। आप बने रहिए खबर फास्ट के साथ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਲਗਾਇਆ ਗਾਰਡੀਅਨਸ ਆਫ ਗਵਰਨੈਂਸ। 4 ਵਰਿਆਂ ਤੋਂ ਫੌਜੀਆਂ ਦਾ ਮਾਣ ਕਰਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ। समय जो तेजी से बदल रहा है, इस तेजी से बदलते समय के साथ बदलती है दुनिया तेजी से। देश हो या विदेश, मनोरंजन हो या खेल, 25 मिनट में देश विदेश की हर खबर पहुंचेगी आप तक। न्यूज शॉर्ट्स सिर्फ खबर फास्ट पर। आप रोगों से परेशान हो या अंग्रेजी दवाओं से, विभिन्न प्रकार के टेस्टों से परेशान हैं या डॉक्टरों से, किसी भी प्रकार के रोगों के समाधान के लिए एक बार आइए नाड़ी वैद्य कायाकल्प और पाइए अपने सभी रोगों का आयुर्वेद में सही इलाज। एसिडिटी, गैस, खट्टी डकार, पेट फूलना और कब्ज, ऐसे में मेरी सलाह है आयुर्वेदिक मुल्तानी पचमीना। ये पेट की सभी समस्याओं में पूरी तरह आराम देता है। सेहत से जुड़ा हो कोई भी सवाल, विशेषज्ञ बताएंगे समाधान। कैसे रहें निरोग और स्वस्थ। आपका डॉक्टर अब नए समय पर, रोजाना दोपहर 1:55 पर, सिर्फ खबर फास्ट पर।
स्वागत है ब्रेक के बाद। तो कोरोना के मामले बेतहाशा बढ़ रहे हैं, लेकिन इलाज क्या, वैक्सीनेशन या फिर लॉकडाउन, इसी पर चर्चा कर रहे हैं। चारों मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। रमाकांत जी, आप अपनी बात कंप्लीट कीजिए, फिर जाऊंगी बाकी मेहमानों के पास। जी मैम, जब मैं डॉक्टर साहब को धन्यवाद दे रहा था अपने मन से, अपने दिल की गहराइयों से, कि बहुत बड़ी बात उन्होंने कही है। देखो, राजनीति के नजरिए से अगर आप हमें देखेंगे तो नजर आएगा कि मैं कांग्रेस का एक प्रवक्ता बोल रहा हूँ, कांग्रेस के लिए बात कर रहा हूँ। मैं राष्ट्र की बात की जहाँ पे सवाल है, अपने आम जनमानस की बात है, मैं उसकी बात करना चाहूँगा। ये राष्ट्रीय आपदा है, जैसा डॉक्टर साहब ने कहा है, बिल्कुल उचित है कि हमारे राजनेता, चाहे हमारी पार्टी के हो चाहे किसी और पार्टी को हो, हर आदमी को मंच से ये जरूर घोषणा करनी चाहिए कि मेरी रैली में सिर्फ वो आदमी आए जो मास्क लगा के आ रहा हो, और ऐसा प्रतिबंध किया जाए। ये आदर्श एक बार दिखाना पड़ेगा। अगर इस बीमारी को रोकना है तो ऐसा नहीं चलेगा कि हम बैठ करके भाषण पे दवाई भी और कड़ाई भी का नारा तो जरूर दें, लेकिन जब हम रैली करने जाएं तो लाखों की तादाद में लोग बिना मास्क और बिना सोशल डिस्टेंसिंग के हमारी भीड़ में खड़े हों, और मंच से हम इस बात को कहें भी ना कि आप लोग ऐसे, आपको ऐसे इस महफिल में नहीं आना चाहिए। एक तरफ तो आप कहते हैं मैं राजनीति से ऊपर उठ करके बात कह रहा हूँ, और दूसरी तरफ जब बात कहने की बात आती है तो आप प्रधानमंत्री के भाषण को कोट करके बात कहते हैं। नहीं, आप इसका गलत अर्थ लगा रही मैडम। सर, मैं तो सवाल पूछ रही हूँ सर, मैं कोई अर्थ नहीं निकाल रही, मैं आपकी बात से जवाब पूछ रही हूँ। आपने बोला कि कहा जाता है दवाई भी और कड़ाई भी, फिर रैलियों में मास्क के बिना लोग आते हैं, आप कह रहे हैं ना? बिल्कुल कह रहा हूँ। तो आप आती हूँ ब्रजेश जी, ये बात, सारी बात प्रधानमंत्री जी करते हैं और देश का कोई आदमी नहीं करता। ये डॉक्टर साहब कह रहे हैं, ये डॉक्टर साहब प्रधानमंत्री थोड़ी है। डॉक्टर साहब भी कह रहे हैं, आप भी कह रही हैं, मैं भी कह रहा हूँ, राज जी कह, ब्रजेश जी कह रहे हैं कि हम लोग प्रधानमंत्री थोड़ी हैं। सर, शब्दों से खेलना बहुत आसान है सर, शब्दों से खेलना सर बहुत आसान है। डॉक्टर शरण, ठीक है, आ रही हूँ आपके पास। डॉक्टर शरण, एक सवाल जो मेरे मन में उठ रहा है और मुझे लगता है बहुत वाजिब सवाल भी है, क्योंकि अब कोरोना के मामले जो बढ़ रहे हैं, कोरोना की जद में छोटे छोटे बच्चे भी आ रहे हैं। कई ऐसे राज्य हैं जहां से मामले सामने आए कि बच्चे कोविड पॉजिटिव हो रहे हैं। बच्चों पर तो अभी कोरोना वैक्सीनेशन का ट्रायल भी नहीं हुआ है, बच्चों को कैसे बचाएंगे? देखिए, बच्चों पे अभी ट्रायल शुरू हो गया है। यूएसए में फाइजर की जो वैक्सीन है वो बच्चों में भी ट्राई की जा रही है और बहुत सक्सेसफुल मानी गई है। उसका परसेंटेज ऑफ सक्सेस बहुत हाई है। और एक अच्छी बात यह है कि बच्चों में जो कोरोना अगर पॉजिटिव होता है तो वो घातक नहीं है, मेजॉरिटी बच्चे रिकवर कर जाते हैं। लेकिन बच्चों के साथ प्रॉब्लम यह है, वो सुपर स्प्रेडर है। यहाँ परिवार में दादा दादी नाना नानी सब बैठे हैं, अगर एक बच्चे ने खेलते में दूसरे बच्चे को इन्फेक्शन दे दिया तो वो पूरे परिवार को इन्फेक्ट कर देगा। इसीलिए जो स्कूल जो बंद किए गए हैं, छोटे स्कूल, वो उनके बच्चों के लिए नहीं है, वो वहां से इन्फेक्शन लाके घर में फैला देंगे। इसीलिए बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट है कि वो प्रिकॉशन लेके रहें ताकि वो घर में स्प्रेड न करें, उनको अपना खतरा ज्यादा नहीं है। तो ये जरूरी बात है। और दूसरी, मैं राजनीति की बात कर रहा हूँ कि हमारे प्रधानमंत्री ने तो कई बार बार आके बोला है टेलीविजन पे, लेकिन ऐसी ही राजनीति की जब बातें होती हैं तो दूसरी पॉलिटिकल पार्टी पहले स्टार्ट क्यों नहीं करते हैं? जब वैक्सीनेशन शुरू हुआ था तो कितनी कंट्रोवर्सी शुरू कर दी। मैं किसी राजनीतिक पार्टी का कोई वो पर्टिकुलर नहीं करता, यहाँ तक कि मोदी जी मेरे मरीज भी रहे हैं और कांग्रेस के वरिष्ठ और समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ लोग भी मेरे मरीज रहे हैं। लेकिन मैं जब आंख चेक करता हूँ तो एडवाइस सबको एक ही देता हूँ। तो यही मैं चाहता हूँ कि हर राजनेता जिनकी फॉलोइंग बहुत जबरदस्त है, अगर वो कोई बात मंच से बोलेंगे अपने कार्यकर्ताओं को और बताएंगे ये मैसेज स्प्रेड करो, तो जब लाखों करोड़ों लोग उनको वोट देने पहुंचते हैं तो मास्क लगाने की बात को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल, ये बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण बात है सर। ब्रजेश जी, देखिए, एक तरफ तो आप कहते हैं कि कोरोना से बचाव के लिए मास्क लगाना जरूरी है, भीड़ भाड़ नहीं होनी चाहिए। पूरे कोविड काल के दौरान हमने देखा पिछले 1 साल से ट्रेनों का संचालन बंद रहा, लोग परेशान हुए, यात्रियों ने अपनी दिक्कतें बताई। लेकिन अब ऐसे समय में जब कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, आप लोगों ने स्पेशल ट्रेन चलाने की घोषणा कर दी सर। देखिए, मैं पहले पूजा जी, मैं डॉक्टर साहब के बात से बहुत सहमत हूँ। देखिए, एक बात समझना, बीमारी जो है वो कोई राजनीतिक दल या पार्टी या सरकार देखकर नहीं आती है। वो किसी को भी हो सकती है, हमको भी हो सकती है, आपको भी हो सकती है, मीडिया वालों को भी हो सकती है। मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा रमाकांत जी को एक बात समझना पड़ेगा। हमने कभी नहीं कहा कि कांग्रेस शासित राज्य में सबसे ज्यादा प्रशासनिक अव्यवस्था रही और वहाँ सबसे ज्यादा कोविड फैला। आप डेटा उठा के देखिए, महाराष्ट्र और पंजाब और छत्तीसगढ़ में किसकी सरकार है, हमने कोई आरोप नहीं लगाया।
केंद्र सरकार ने, प्रधानमंत्री जी ने हमेशा चिंता की कि वो सरकार का मतलब नहीं है और ये बीमारी है, इसको कंट्रोल करना हमारी जिम्मेदारी है। इसलिए 50 लोगों की टीम केंद्र से भी थी। दिल्ली में आपने देखा कि जब भय का वातावरण जब लॉकडाउन था उस समय बना और लोग दिल्ली के सरकार से विश्वास खो के भागने लगे, तो भारत के गृह मंत्री पर आए और हॉस्पिटल, बेड और सबको एक व्यवस्था डेवलप की, क्योंकि भारत के नागरिक की चिंता करना सभी सरकारों की जिम्मेदारी है। सर दिल्ली में तो अभी भी 3500 से ज्यादा मामले रोज सामने आ रहे हैं, बढ़ रहे हैं। अभी सरकार पूरा चिंतित है और वैक्सीन भी लग रहा है दिल्ली में बहुत तेजी से। और दूसरी बात मैं बताऊंगा कि हमारे प्रधानमंत्री जी, अभी डॉक्टर साहब बात कर रहे थे ना, इतने चिंतित हैं कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, मैं आपको जानकारी के लिए बता रहा हूँ, मैं भी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, मैं भी कई घरों में गया हूँ जहाँ बुजुर्ग रहते हैं, उनका रजिस्ट्रेशन कराना, ले जाके वैक्सीन सेंटर पे उनका वैक्सीनेशन करवाना, इसलिए कि उनको समस्या ना हो। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता मुझे लगता है सिर्फ चिंता करने से कुछ होगा नहीं, धरातल पर काम जब होगा तभी लोग बचेंगे कोरोना से। पूजा जी, सर मेरा क्योंकि सवाल ये है, एक सवाल मैंने आपसे पूछा कि स्पेशल ट्रेन इस समय में क्यों चला दी गई? कोरोना तेजी से बढ़ रहा है, पिछले 1 साल में हमने देखा यात्री परेशान हो रहे हैं, सरकार से गुहार लगा रहे थे कि आप ट्रेन को चला दीजिए, लोगों को दिक्कतें हो रही थी, जाने में लोगों को कितनी ज्यादा दिक्कत हो सकती है, आप इस बात का एहसास मुझे लगता है आपको होगा, जरूर होगा। एक गरीब व्यक्ति कैसे बसों में सफर करके जाएगा, कैसे अपने व्हीकल से सफर करके वो पहुंचेगा जहां पर उसको जाना है। और ऐसे समय में जब कोरोना के मामले कल 1 लाख को पार कर गए, आज 96,000 को पार कर गए, ऐसे समय में स्पेशल ट्रेन चलाने की घोषणा। नहीं, देखिए, जनता नागरिक के हित की भी सुरक्षा करना है और उनके बीमारी की भी चिंता करना है, दोनों बात देखिए चलनी चाहिए। एकदम बीमारी है, फैल रही है, आप देख रहे हैं, आप किसी राज्य से किसी राज्य में जा रहे हैं तो टेस्टिंग रिपोर्ट लेके जा रहे हैं, उसका भी तो प्रावधान किया सरकार ने। देखिए, इस लंबे समय तक सर ये प्रावधान तो पहले भी था सर, पहले क्या ये प्रावधान नहीं था? नहीं, सभी राज्यों के लिए नहीं था, फिर धीरे धीरे हुआ। अभी देखिए, आप कहीं भी कोई ट्रेवल कर रहा है, अपनी टेस्टिंग रिपोर्ट लेके जा रहा है और जहाँ जो डाउटफुल है उसकी टेस्टिंग करके उसका ट्रीटमेंट हो रहा है। देखिए क्या ना, दोनों चीजें, दोनों व्यवस्थाएं एक साथ चलनी चाहिए और आवश्यकता पड़ेगी तो ट्रेन फिर रोकी जाएगी। मैं यही पूछ रही हूँ कि आखिर अभी क्यों ट्रेनों का संचालन शुरू किया गया, जब इतने समय से लोग परेशान हो रहे थे, उस वक्त पर भी तो ये व्यवस्था की जा सकती थी। किस समय? सर आपने ट्रेनों का संचालन शुरू किया, स्पेशल ट्रेन का। मैं ये बोल रही हूँ कि जब लोग परेशान हो रहे थे, 1 साल से लॉकडाउन हुआ, उस समय में आपने ट्रेन का संचालन रोका, समझ में आया, लेकिन जब अनलॉक हुआ सब चीजें खुल गई, लेकिन ट्रेनें नहीं चल रही थी उस वक्त पर भी। देखिए, स्पेशल ट्रेन की जहाँ आवश्यकता महसूस हुई होगी वहाँ लगाया होगा और जरूरत पड़ेगी तो ट्रेन फिर रोकी जाएगी, प्लेन भी रोका जाएगा। संदीप जी, स्वस्थ रखना सबसे ज्यादा बड़ी जिम्मेदारी है। संदीप जी की प्रतिक्रिया ले लेते हैं। संदीप जी, देखिए पूजा जी, वक्त देखकर चीजें नहीं की जाती। जब पहले से कोरोना का इलाज नहीं हुआ था तो आप मुझे ये बताइए किस बेस पे आपने लॉकडाउन हटाया? क्या आपने लोगों को इंजेक्शन दे दिया था? क्या आपके पास कोई ऐसी मेडिसिन थी? जब हमने लॉकडाउन लगाया इसका मतलब हमारे पास कोई दूसरा उपचार नहीं था, लॉकडाउन एक इसका इलाज था। तो उस चीज को हमने कंटिन्यूअसली क्यों नहीं रखा? क्यों लोगों को ऐसा आत्मनिर्भर नहीं बनाया कि वो लॉकडाउन में रह करके काम कर पाते और इस मुसीबत से बच पाते? जबकि दोबारा फिर आपको लॉकडाउन लगाना पड़ेगा, दोबारा फिर से सब वही काम करने पड़ेंगे। ने के बीच में ढील देकर आपने क्या किया, पूरे तरीके से सारे सिस्टम को तहस नहस कर दिया। जो हमारा 1 साल पीछे चला गया, उस 1 साल की भरपाई कैसे होगी? आपने उन चीजों को समझना पड़ेगा। बताइए ब्रिजेश जी, कैसे होगी भरपाई? संदीप जी, ये तो इसका जवाब मुझे लगता है रमाकांत जी देंगे कि 70 सालों में इन्होंने लोगों को क्यों नहीं आत्मनिर्भर बनाया, और मोदी जी जब से आए इस राज्य में जरूर सर, मैं दोनों से पूछूंगी क्यों आत्मनिर्भर नहीं बनाया। आत्मनिर्भर भारत की हम बात करते हैं, वापस लौट रही है सबके पास। एक छोटा सा ब्रेक सर, आती हूँ आपके पास वापस, छोटा सा ब्रेक, आप बने रहिए खबर फास्ट के साथ। नमस्तुभ्यम नमाम्यहम् सहोदर। हे आर्य राष्ट्र के रहने वाले मेरे हम उम्र भाई, आप सभी को मेरा नमस्कार है, स्वागत है आप सभी का अपने पसंदीदा प्रोग्राम नाड़ी वैद्य काय क्लब के अंदर। आज आपको
डॉक्टर बहकाते हैं, सारा जिंदगी दवा खानी पड़ेगी, कहीं दवाओं के नाम पर और कहीं वंशानुगत रोगों के नाम पर। वंशानुगत रोग कौन से होते हैं, पहले ये समझिए। जन्मजात किसी भी रोग को ठीक नहीं किया जा सकता और जन्म के पश्चात होने वाले प्रत्येक रोग को ठीक किया जा सकता है, चाहे वो वंशानुगत हो, चाहे वो दवाइयों की कमी से हो या डॉक्टरों की कमी के कारण कोई बीमारी पैदा हो गई है, उस प्रत्येक रोग को ठीक किया जा सकता है। सर्वाइकल, माइग्रेन, बीपी, एसिडिटी, कब्ज, नमूनिया, दमा, किसी भी प्रकार का चर्म रोग, और भले ही आप HIV और एड्स से ग्रसित क्यों न हो, प्रत्येक रोग को आयुर्वेद में सही तरीके से सदा के लिए ठीक किया जा सकता है, क्योंकि आयुर्वेद रोग के कारण को दूर करता है और शरीर में रोग से लड़ने की ताकत को पैदा करता है, यानी इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाता है। जब आपके शरीर में रोग से लड़ने की ताकत पैदा हो जाती है तो कोई भी रोग ठीक होने के लिए असाध्य नहीं कहा जा सकता, प्रत्येक रोग को ठीक किया जा सकता है। अधिक जानकारी के लिए इन नंबरों पर संपर्क कीजिए या हमारी वेबसाइट nvkbhat.com पर जाइए। सेहत से जुड़ा हो कोई भी सवाल, विशेषज्ञ बताएंगे समाधान। कैसे रहें निरोग और स्वस्थ। आपका डॉक्टर अब नए समय पर, रोजाना दोपहर 1:55 पर, सिर्फ खबर फास्ट पर। ਮਹਾਰਾਜਾ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬ ਸਪੋਰਟਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਕੀਤੀ ਸਥਾਪਨਾ 4 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ। स्वागत है ब्रेक के बाद। तो कोरोना के बढ़ते मामलों से कैसे पार पाएगी सरकार, क्या होगा सरकार का प्लान ऑफ एक्शन, इस पर चर्चा लगातार जारी है। सभी मेहमान मेरे साथ बने हुए हैं। ब्रजेश जी, पूरी कीजिए अपनी बात। मैं वही कह रहा था कि देखिए, देश में अर्थव्यवस्था को भी बनाए रखना जरूरी है, लोगों के स्वास्थ्य की चिंता करना भी जरूरी है, क्योंकि एक साथ लंबा समय, देखिए उतना लंबा समय लॉकडाउन चला और आप देख सकते हैं कि दुनिया के इतने समृद्ध देश थे, सब इस स्थिति से नहीं निपट पाए। भारत के अंदर 130 करोड़ का जो देश था, भारत की जनता ने और भारत के समाज ने पूरी दुनिया को एक संदेश दिया। भारत के प्रधानमंत्री जी ने कहा कि ताली बजाइए, लोग एक साथ ताली बजा के, एक साथ, इस ताली बजाने का मतलब ताली बजाने से नहीं था, लोगों की एकजुटता से था, लोगों का एक साथ किसी भी ये जो बीमारी थी इसके खिलाफ लड़ने का था। और लोगों ने, भारत के लोगों ने बहुत साहस से साथ दिया। ये जरूर है कि दूसरा फेज आया है, जिस प्रकार से पहले फेज से हम निकले थे। लेकिन संदीप जी कह रहे हैं कि बीच में जो ढिलाई दी गई वो महंगी पड़ गई है भारत को। संदीप जी कह रहे थे क्या है ना, ढिलाई नहीं है, लोगों को काम पे जाना था, रेडी पटरी जो सब्जी बेचने वाला था वो कहाँ जाता बेचारा। देखो, सबको कुछ न कुछ काम की जरूरत थी। और हाँ, ये थोड़ा काम समझ में आता है सर, होली का त्योहार आया, भीड़ देखी आपने? नहीं भीड़, देखिए आपको मैं बताऊं पूजा जी, सरकार ने अपनी तरफ से और पुलिस ने, हम भी राजनीतिक क्षेत्र में रहते हैं, हम लोग भी सामाजिक कार्यक्रमों में जानते हैं। मुझे लगता है कि कोई ऐसे छोटे मोटे ग्रुप्स ने किया होगा, लेकिन कहीं भी बड़ा होली का आयोजन नहीं हुआ। क्या बात कर रहे हैं? मैं आपको बता दूं, नहीं कहीं हुआ होगा। देखिए, जितना मैं जानता हूँ सुन लीजिए। हाँ जी, बिल्कुल वाजिब सवाल संदीप जी ने सवाल किया, उसका भी जवाब दीजिएगा। सबसे बड़ा आयोजन है सर, कुंभ का आयोजन करेगी या नहीं करेगी सरकार? कुंभ जो सबसे बड़ा आयोजन है देश का, उसका आयोजन करेगी या नहीं करेगी सरकार कोरोना में? नहीं, आवश्यकता पड़ेगी तो नहीं भी होगा, लेकिन अभी तो चल रहा है, जहाँ जरूरत पड़ेगी तो रोकेगी सरकार। देखिए, जनता के स्वास्थ्य से बड़ा सरकार के लिए कुछ भी नहीं है। देखिए, सबसे पहले लोगों को स्वस्थ रखना ही ज्यादा जरूरी है, बीमारी से बचाना जरूरी है ना। पूजा जी, नियत की जरूरत होती है और अगर इस बीमारी से लड़ना है तो हम सबको मिलकर लड़ना पड़ेगा। अगर ये ब्रजेश राय जी कह रहे हैं कि आवश्यकता पड़ेगी तो कुंभ का आयोजन भी रोका जाएगा। अभी आवश्यकता शायद नहीं आ रहा है जी के कहने का मतलब कि अभी कोई आवश्यकता नहीं, कोई खतरा नहीं है, इसका मतलब बताएं ब्रजेश जी, अभी आपको खतरा नजर नहीं आ रहा? आपको शायद जानकारी होगी। राय साहब हमसे पूछ रहे थे कि 70 साल वाले बताए,
70 साल वाले बताएंगे। 70 साल में बताने की आवश्यकता इसलिए नहीं पड़ी क्योंकि कोरोना जैसी बीमारी नहीं आई थी, और जो बीमारी आई तेजस, हैजा और टाइफाइड जैसे, इसका इलाज कांग्रेस पार्टी ने घर घर वैक्सीनेशन करा के करा लिया, वो नहीं है देश में। और जो इंस्टीट्यूशन बनाए थे 70 साल वालों ने, उसको बेचने का अवसर जरूर दे दिया है राय जी को। राय साहब ये बात कह करके इसको राजनीतिक मसले में ऐसा नहीं करना चाहिए। आज जरूरत है कि हम लोगों को कोरोना से बचने के लिए सबको एकजुट होकर के और सोशल डिस्टेंसिंग मास्क का प्रयोग करना चाहिए। कुंभ की जैसे डॉक्टर शरद भाई साहब ने पूछा, कुंभ अगर बहुत जरूरी है, बीमारी से ज्यादा कुंभ जरूरी है, तो कुंभ जरूर कराया आदरणीय मोदी जी। मैं लौट रही हूँ आपके पास, दोनों के पास लौटती हूँ। डॉक्टर शरद से एक सवाल रहेगा, एक मिनट। मेरी रिक्वेस्ट है, आपस में तो तुम में मत कीजिए, यहाँ पर कुछ डिस्कशन पॉजिटिव होना चाहिए, प्रोडक्टिव होना चाहिए, तो तुम में मत कीजिए सर। मैडम 70 साल वाला जो सवाल था, 70 साल वाली बात नहीं है। आज ट्रेनें भी अगर चली हैं तो मोदी जी ने ट्रेनें चलाई, सारी सुविधाएं तो अंदर बंद है। ठीक है, ठीक है डॉक्टर शरद, किराया 1.5 गुना हो जब गया। कोविड आया तब किया कोई भी इस बीमारी से परिचित नहीं था, कोरोना क्या है, लेकिन अब 1 साल से ऊपर का समय बीत चुका है। बिल्कुल जी। 1 साल में हमारा स्वास्थ्य ढांचा कितना मजबूत हुआ, क्या लगता है आपको? देखिए, एक बहुत विकराल स्थिति से हम निकल के आए। पहली वेव को हमने फेस किया विद डिग्निटी, जिसको दुनिया ने भी माना कि आपने बहुत बढ़िया संचालित किया। अब दूसरी वेव आई है। इस समय मैं चाहता हूं कि पूरे देश के सभी जितनी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, ये कंसेंसस करें कि हमारा हेल्थ सेक्टर में इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट अब होना चाहिए। अच्छा, 8% जीडीपी का आपका होना चाहिए बजट, जबकि देखिए विकसित देश अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज का इतना हाई जीडीपी रहता है हेल्थ में, और फिर भी उनकी व्यवस्था, हेल्थ का जो व्यवस्था है वो पैरालाइज हो गई इस कोविड के कारण। हमने फिर भी सस्टेन किया। ये आप समझ लीजिए कि ईश्वर का आशीर्वाद है, वरना इतने बड़े देश में इस समस्या को संभालना बड़ा मुश्किल था। डॉक्टर शरद, जिस तरीके से कोरोना की ये सेकंड वेव तेजी से बढ़ रही है, डॉक्टर शरद एक सवाल और, एक मत होके जीडीपी के ऊपर हेल्थ सेक्टर में ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च हो और बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर बने कि आगे हम बीमारियों का इलाज करने में भी बहुत अच्छे हो और विश्व गुरु बने हम हेल्थ सेक्टर में। जो डॉक्टर शरद, एक सवाल आपसे पूछना चाहूंगी, जिस तरीके से कोरोना की सेकंड वेव देखी जा रही है और अभी तो ये भी माना जा रहा है कि इसका पीक पर आना बाकी है, आपको क्या लगता है कि ऐसे अगर ये मामले बढ़ते हैं तो फिलहाल हमारे पास जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं, क्या वो इनफ है? देखिए, अगर इसका इलाज बोलते हैं प्रिवेंटिव, तो मैं पहले कहता हूं कि आज से सभी पॉलिटिकल पार्टी, राजगुरु, नेता, जो स्पिरिचुअल लीडर्स सब कहें कि मास्क बिना मत निकलो घर से। ये हमारा आदेश है। तुम्हारा दुनिया के प्रति, ईश्वर के प्रति प्रेम का सबूत है कि तुम मास्क पहनते हो, अपनी रक्षा करो, लोगों की रक्षा करो। यही आपका इलाज हो जाएगा, पहला नंबर। जब आप ये नहीं कर पाएंगे और लोगों को कंट्रोल नहीं करेंगे, लॉकडाउन लगाएंगे, तो फिर तो आपके जब केसेस बढ़ने लगेंगे तो आपको मालूम नहीं कितना आईसीयू की जरूरत पड़ेगी। फिर आप सड़क आपको लगता है कि कोरोना की सेकंड वेव का इलाज वैक्सीनेशन है, प्रिकॉशंस है, या फिर लॉकडाउन है? क्या है इसका इलाज? देखिए, सबसे पहला है मास्क पहनना, एक नंबर। नंबर 2 है वैक्सीनेशन। ये 2 चीजें अगर आपने कर ली तो आपको स्थिति नहीं आएगी। ये खाली लोगों को, जनता जनार्दन तक पहुंचाना है। जैसे पॉलिटिकल पार्टियां अपना मैसेज पहुंचा देती हैं और वो समझदार वोटर जाके वोट दे आता है, अगर ये भी बात समझ जाए, ऐसे ही स्पिरिचुअल लीडर्स और रिलीजियस लीडर्स सब अपनी अपनी जगह पे, अपने जहां लोग हैं, उनके श्रोता हैं, उनको ये बताएं कि पहले अपना स्वास्थ्य रखो, फिर आप लोगों को बचाओ। तो ये ईश्वर के प्रति आपका, नेशनलिस्ट राष्ट्र के प्रति आपका सबसे बड़ा संदेश है। इसके बाद हम पॉलिटिक्स की बात करेंगे, इसके बाद हम कहानी करेंगे कि जान भी, जहान भी और दुनिया भर की बातें। बिल्कुल बिल्कुल। संदीप जी, देखिए आप राजनीतिक विश्लेषक हैं, तमाम चीजों को आप अच्छे से समझते हैं। देश में जब भी कोई मुद्दा उठता है सबसे पहले उस पर राजनीति शुरू हो जाती है। कोरोना केसेस सामने आने लगे, वैक्सीनेशन शुरू हुई, उस पर भी राजनीति होने लगी। क्या मानते हैं आप, ये किस तरफ हमारे देश को आगे बढ़ा रहा है?
सर ऑडिबल नहीं है आप, संदीप जी आपकी आवाज नहीं मिल पा रही है। ब्रिजेश जी कुछ कह रहे हैं। हाँ जी। पूजा जी, मैं डॉक्टर शरद जी से बहुत सहमत हूँ। और जैसा आपने कहा कि भारत के प्रधानमंत्री जी ने बार बार आके टेलीविजन पे आग्रह किया कि मास्क पहने, लोग अपना टेस्टिंग कराएं, ट्रीटमेंट कराएं, उसी प्रकार से सभी धार्मिक जो हमारे गुरु हैं उनको भी करना चाहिए। जिनका अपना समाज में स्वीकार्यता है उसको हर व्यक्ति को आना चाहिए। दूसरी बात, ये जो बीमारी है, ये जो डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि मास्क पहनने की जरूरत है, देखो हमको खुद जागरूक होना पड़ेगा, हमको कोई जागरूक नहीं करेगा। ये हम लोगों को बताएं कि मास्क सरकार को करना पड़ेगा, अपना हाथ सैनिटाइज करें। सरकार तो काम कर ही रही है, देखो सरकार कहेगी हमें करना पड़ेगा। देखो डॉक्टर साहब उस बात बहुत गंभीरता से डॉक्टर साहब ने बताया कि यदि आप मास्क पहन लेते हैं तो आपको वैक्सीनेशन का काम करता है मास्क। देखो हमको खुद मास्क पहनना पड़ेगा, सरकार का कोई व्यक्ति आके मुंह में मास्क नहीं लगाएगा। लेकिन ब्रिजेश हमें सामाजिक रूप से बहुत जागरूक होने की जरूरत है। देश के लोगों के स्वास्थ्य की बात करते हैं तो हम इस तरीके से इस चीज को देखेंगे कि अगर आप लोगों को मास्क पहनने के लिए कह रहे हैं, सर एक मिनट, अगर आप लोगों को मास्क पहनने के लिए कह रहे हैं लेकिन लोग मास्क नहीं पहन रहे हैं तो बेशक डर के जरिए, जुर्माने के जरिए कैसे भी लोगों को आप अवेयर कीजिए, वो आपकी जिम्मेदारी। पुलिस, देखिए पुलिस प्रशासन जहाँ लोगों को है पूरा प्रयास कर रहा है कि जो बाहर ऐसे निकल रहा है, जैसे कभी हम लोग भी निकलते हैं तो हमारे साथ कोई गली में जा रहा होता तो लोग पुलिस देख लेती है तो रोकती है तुरंत कि आप मास्क पहन के आइए, ऐसा नहीं है। दूसरी बात, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की बात अभी डॉक्टर साहब कर रहे थे, ये सही बात है कि गांव के ग्रामीण क्षेत्रों में हर तहसील स्तर पर, हर ब्लॉक स्तर पर, हर जिले स्तर पर अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं होना चाहिए। उसी का उदाहरण है कि जो अभी बजट भारत सरकार ने पेश किया है उसमें स्वास्थ्य को लेके सबसे ज्यादा बजट दिया है और हर तहसील स्तर पर अस्पताल खड़ा करने की बात की है, लोगों के लैब बनाने की बात की है। तो देखो भारत, ये जो महामारी आई उसके कारण भारत की जो सरकार है और वो स्वास्थ्य सेवाओं को एकदम सुदृढ़ बनाने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने के लिए, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए प्रयासरत और अच्छा। संदीप जी से सवाल क्या था? संदीप जी देखिए पूजा जी, मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से अभी भाई साहब बता रहे थे कि मास्क लगाना जरूरी है, पुलिस रोकती है, सबसे पहले तो हमें ये चीजें चाहे मीडिया के माध्यम से चाहे कैसे भी ये करना चाहिए कि इसमें पुलिस का इंटरफेयर नहीं होना चाहिए। ये हमारे समाज की जरूरत है। अगर मैंने देखा मैंने मास्क नहीं लगा रखा है तो बराबर वाला मेरा भाई बहन कोई भी हो मुझे ऑन रोड टोक दे, पकड़ के बोले कि भैया आपने मास्क क्यों नहीं लगा रखा है। आप हर जगह डर का माहौल क्रिएट नहीं कर सकते और इस वजह से हमारे देश में भ्रष्टाचार बढ़ता है। आज की तारीख में रोड के ऊपर मास्क केवल पुलिस के डर से लगाया जाता है, जैसे ही पुलिस जाती है वो उसको हटा लेता है। तो क्या उस पुलिस को निकलने के बाद कोरोना का डर खत्म हो जाता है? तो सबसे पहले हमें लोगों को ये समझना पड़ेगा और समझाना पड़ेगा कि पुलिस के डर से नहीं, हमें अपनी सेफ्टी के लिए हेलमेट लगाना है, अपनी सेफ्टी के लिए मास्क लगाना है, अपनी सेफ्टी के लिए समाज के लिए सैनिटाइजर यूज करना है। इन चीजों को आपको लेके आना पड़ेगा। हमारे देश में करप्शन इसलिए बढ़ता है कि जहाँ जरूरत नहीं होती है वहां भी पुलिस को उठा देते हैं और केवल यानी आप कह रहे हैं डर से नहीं, केवल अवेयर करके लोगों को इस बात की जानकारी दी जानी चाहिए कि मास्क उनके लिए कितना जरूरी है। ठीक है, लौटूंगी आपके पास। रमाकांत जी काफी देर से चुप है। रमाकांत जी, किस तरीके से देखते हैं स्वास्थ्य सेवाओं को? क्या लगता है आपको, मामले जिस तरीके से बढ़ रहे हैं, पिछले एक साल में जो स्वास्थ्य सेवाओं पर काम किया गया, केंद्र सरकार ने जो बजट पेश किया हेल्थ सेक्टर को लेकर, क्या वो इनफ है? मैडम, ये राष्ट्र की बात है और प्रधानमंत्री जी ने बहुत सोच विचार के किया होगा, लेकिन मुझे लगता है कि जो बजट स्वास्थ्य सेवाओं के लिए वो बहुत कम है, वो कम है। इनफैक्ट डॉक्टर साहब बताएंगे, डॉक्टर शरद जी बताएंगे, इतना नहीं है, लेकिन होना चाहिए। स्वास्थ्य सेवाओं को पहले प्राथमिकता देनी चाहिए, उसके लिए बजट भी ज्यादा होना चाहिए, सब होना चाहिए। मैं तो खाली इतनी उम्मीद करूंगा और बहुत उम्मीद करूंगा आदरणीय प्रधानमंत्री जी से कि घोषणा, जैसे राय जी कह रहे थे कि तहसील लेवल पे और ब्लॉक लेवल पे भी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की बात हो रही है, तो 7 साल से लगभग हम लोग सुन रहे हैं, काफी घोषणाएं मोदी जी ने करी हैं और काफी चीज करी है। अगर वो सारी खरी उतर जाए तो बहुत अच्छा होगा और हम उम्मीद करेंगे कि प्रधानमंत्री जी अगर कह रहे हैं तो जरूर ऐसा करेंगे। अगर ऐसा करेंगे तो देश का भला होगा और बीमारी से लड़ने के लिए तो हम सबको जागरूक होना ही पड़ेगा। जैसा अभी शरद जी कह रहे थे, संदीप जी कह रहे थे कि हम लोगों को खुद अवेयर होना पड़ेगा। समाज के लोग अगर टोका टाकी करना शुरू कर दें कि भाई आप मास्क नहीं लगाते हो, गलत कर रहे हो, पुलिस एक अलग इशू, पुलिस से खौफ पैदा की जा सकती है, लेकिन जागरूक बनाने के लिए हम सबको भी जागरूक बनना पड़ेगा और इसमें कोई राजनीतिक बात नहीं करने की जरूरत नहीं ना, राजनीति का मुद्दा है। कोरोना वैक्सीनेशन
कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर जो भ्रम है वो कौन तोड़ेगा? एक मिनट, लौट रही हूँ सर आपके पास। रमाकांत जी, कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर के जो भ्रम देश के लोगों में फैला है उसको कौन तोड़ेगा सर? ये सारे राजनीतिक लोग, धर्म गुरु लोग, सर फैलाया किसने भ्रम? आप पत्रकार लोग, हम सारे लोग, इस भ्रम को हम लोग तोड़ेंगे सर। भ्रम फैलाया किसने? नहीं आएगा और कोई भ्रम नहीं फैला रहा है, ना कोई भ्रम है। जिस आप लोग लगवा रहे हैं, कोरोना वैक्सीन लगवा रहे हैं, आप मानते हैं सर दोनों वैक्सीनेशन सेफ हैं, लोगों को लगवानी चाहिए, मानते हैं आप? बिल्कुल लगवानी चाहिए, सेफ, बिल्कुल सेफ है, कोई नुकसान नहीं है, लगवानी चाहिए। लगवाने के बाद भी कोरोना हो रहा है मैडम, शरद जी बैठे बताएंगे आप। ठीक है, पूछूंगी उनसे। लेकिन फिर भी करना चाहिए, इस करने में कोई बुराई, कोई हर्जा नहीं है। और लोग लगवा रहे हैं, हम लोगों ने भी लगवाया है। विजय जी, अब तो रमाकांत जी ने भी कह दिया, कांग्रेस के नेता हैं, कह रहे हैं वैक्सीनेशन को लेकर कोई भ्रम नहीं है, सेफ वैक्सीनेशन एकदम। कोई भ्रम नहीं है, रमाकांत जी नहीं, हमारे शीर्ष नेता लोग भी कह रहे हैं और लगवा चुके हैं, हमारे चीफ मिनिस्टर लोगों ने लगवाए हैं। अरे हम तो कार्यकर्ता है मैडम। ठीक है, जितना मैं समझता हूँ पूजा जी, लगभग 4 करोड़ से ऊपर लोगों ने वैक्सीनेशन करा लिया है इस देश में। तो मुझे ऐसा लगता है कि अब कोई भ्रम की स्थिति नहीं है, लोग आगे आ रहे हैं और धीरे धीरे वैक्सीन लगा रहे हैं और इस बीमारी को लेके प्रति उन लोगों को एकदम चिंता है, वो इसलिए जागरूक हैं लोग, इसको लेके कोई भ्रम नहीं है वैक्सीन को लेके, जहाँ तक मुझे लगता है। ठीक है, मैं एक बार संदीप जी के पास जाऊंगी, उसके बाद डॉक्टर शरद के पास आती हूँ। संदीप जी, क्या लगता है आपको, क्योंकि आज भी हम अपने आसपास ऐसे कई लोग देखते हैं, जब उनसे पूछा जाता है कि आप क्या कोरोना की वैक्सीनेशन लेंगे, उनके मन में डर होता है कि कोई साइड इफेक्ट हो सकता है। तो मैं इस बात से पूर्ण तरीके से सहमत नहीं हूँ कि लोगों के मन में डर नहीं है, मुझे लगता है कि लोगों के मन में अब भी डर है। बिल्कुल पूजा जी, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। लोगों के दिमाग में अभी तक भी डर है, क्योंकि जिस तरीके से कई केसेस सुनने को मिलते हैं कि किसी को वैक्सीन लगा, कोई बेहोश हो गया, किसी को एडमिट करना पड़ा। आपने देखा होगा हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री कितने टाइम तक मेदांता में भर्ती रहे वैक्सीनेशन के बाद। तो अभी तक लोगों के दिलो दिमाग से पूरी तरीके से डर निकला नहीं है। फिर उसके ऊपर आज में घी डालने का काम हमारे राजनीतिक दल कर देते हैं। राजनीति, विरोध की राजनीति जो कि हिंदुस्तान में होती है, तो कई राजनीतिक पार्टी के बड़े अध्यक्षों ने और बड़ी पार्टी नेताओं ने तो यहाँ तक कह दिया कि ये तुम्हें बेकार कर देगा, तुम बच्चे पैदा करने के लिए नहीं रहोगे, तुम्हारे अलग अलग तरीके की साइड इफेक्ट हो जाएंगे। तो लोगों के दिलो दिमाग में डर पैदा हो जाता है। लेकिन हकीकत यह है कि बहुत बड़े लेवल पे इंजेक्शन लग रहे हैं, लोगों ने लगवाए हैं, सरकारी कर्मचारियों ने लगवाए हैं। तो मुझे लगता है इसमें कुछ धोखा नहीं हो सकता, इतना बड़ा फ्रॉड नहीं हो सकता। डॉक्टर शरद के लिए इंजेक्शन लेने चाहिए अपने साइंटिस्टों। डॉक्टर शरद, कितना सहमत हैं आप, लोगों के मन में अब भी डर है और क्या वैक्सीनेशन लेने के बाद भी कोरोना हो सकता है? 2 सवाल। देखिए, लोगों के मन में डर है क्योंकि शुरुआत में एक विषय बन गया था कि ये खराब है, ये चीजें हैं, तो कंट्रोवर्सी तो फिर चलती है ना, तो लोगों के मन में। दूसरा है कि ये समझना होगा कि आम तौर पे एक वैक्सीन बनने में 5 से 10 साल का टाइम लगता है, ये नॉर्मल प्रोसीजर है। ये इमरजेंसी यूज में पूरे विश्व में जहां भी वैक्सीन बनी है, हमें ऊपर वाले का, ईश्वर का शुक्रगुजार होना चाहिए कि एक वैक्सीन तैयार हो गई। अदरवाइज हम तो निहत्थे थे। 100% कोई वैक्सीन क्योर नहीं करती है, प्रिवेंट नहीं करती है। आप एक परसेंटेज है, 70, 75, 80, 85, 95, ये अलग अलग लोगों के अलग अलग जगह पे ये है विजन। तो इसका मतलब है कि आपका काफी हद तक प्रोटेक्शन है। अगर काम भाषा में बोला जाए तो होगी, वैक्सीन लगाए हुए को मौत नहीं होगी, इतनी गंभीर नहीं होगी बीमारी कि अस्पताल में भर्ती होना पड़े। ये आपको सबसे सुंदर बात है कहने की। अगर आप नहीं लगाएंगे तो अस्पताल जाने के चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे और मौत के चांसेस भी रहेंगे। तो ये आपको वैक्सीनेशन से उम्मीद करनी चाहिए। और जब विश्व में इतनी वैक्सीन लग गई है तो अब डरने की बात नहीं है, आपको फॉलो करना है नियम को और अपना कर्तव्य पूरा करना है। ठीक है ब्रिजेश जी, कोरोना वैक्सीनेशन अपने समय पर अपना काम करेगी, उसमें समय लगेगा, जाहिर सी बात है। लेकिन अगर सडन कुछ ना कुछ एक्शन लिया जाना चाहिए तो वो क्या है? क्योंकि कई राज्यों में हम देख रहे हैं सख्ती अपनाई जा रही है। दिल्ली में आज नाइट कर्फ्यू का ऐलान कर दिया है। देखिए, केंद्र सरकार को जहां जो लग रहा है उन राज्यों को अपना सुझाव दे रहे हैं कि जहां से आज कर्फ्यू दिल्ली ने डिक्लेयर कर दिया रात से और सुबह तक है कि रात को शायद लगभग 10 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक। बिल्कुल ऐसे ही अन्य राज्यों को केंद्र सरकार
जहां से जो भी आ रहा है, रिपोर्ट आ रहा है, उसके आधार पे उनको अपना सुझाव दे रही है और अच्छी बात है कि राज्य सरकारें उसको इम्प्लीमेंट भी कर रही है। लेकिन पूजा जी, मैं डॉक्टर साहब ने पीछे चर्चा किया था कि सबको आगे आके कहना चाहिए। आज मुझे एक बात की पीड़ा है और मुझे लगता है मुझे कहना चाहिए। आज सवेरे से डॉक्टर साहब मैं टीवी चैनल देखा था और उसमें कोरोना को लेके या 5 राज्यों में आज वोटिंग थी, वो खबर बहुत कम थी। आज खबर क्या थी कि मुख्तार अंसारी जेल से निकल रहे हैं, मुख्तार अंसारी पंजाब जा रहे हैं, मुख्तार अंसारी उत्तर प्रदेश जा रहे हैं, अभी गाड़ी निकली है। मुझे लगता है कि मेरे मीडिया के भाइयों बहनों को भी, राजनीतिक लोगों को भी, डॉक्टर समुदाय को भी, पत्रकार लोगों को भी, राजनेता को भी जिस प्रकार से चिंता करना है, ऐसे मुख्तार अंसारी, मैं खुद गाजीपुर जिले का रहने वाला हूँ, गाजीपुर जिले के सामान्य नागरिक हैं, वो इस देश के लिए बड़ी खबर नहीं है। उनको अपराधी होना नहीं होना वो कोर्ट का काम है, मैं इस पे कोई डिबेट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इस देश में बड़ी खबर है कि लोगों को, देखो टीवी चैनल्स पे लोगों को बहुत जानकारी मिलती है, उसके माध्यम से लोगों को बताना। टीवी चैनल मतलब आज पूरे दिन मैंने देखा, आज मुझे बहुत पीड़ा हुई कि इस समय इस देश में इतना बड़ा संकट छाया हुआ है। ठीक है, चुनाव की खबर नहीं दिखाई चलता है, लेकिन पूरा मैं देख रहा था सारे चैनल्स पे मुख्तार अंसारी ब्रजेश जी, मैं यहाँ पर हर मीडिया चैनल के लिए, हर एक न्यूज़पेपर के लिए तो कुछ नहीं कह सकती, बट मैं यही जरूर कहना चाहूंगी कि खबर फास्ट की पूरी कोशिश रही है। हम लोग पिछले 3 दिनों से ये मुद्दा उठा रहे हैं, लोगों को जागरूक करने की कोशिश कर रहे हैं। बेशक बड़ा मुद्दा हो, सवाल आपका हो, कोई भी बुलेटिन हो, हम कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को जागरूक करें। कोई गलत बात तो नहीं बोला हूँ। आपने बहुत बढ़िया संचालित किया है और मैं आपको थैंक्स देता हूँ आपके चैनल को कि इतना सुंदर प्रोग्राम आपने कोरोना के लेके किया है, जो कि संदेश जन जन तक पहुँचे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर आप इसके लिए शरद। बधाई के पात्र हैं पूजा जी आप लोग। ब्रिजेश जी, बहुत शुक्रिया आपका। डॉक्टर शरद, एक सवाल जो अक्सर लोग पूछते हैं, आते रहते हैं पूजा जी, बहुत अच्छी बात लगी। बहुत शुक्रिया सर। डॉक्टर शरद, देखिए एक सवाल जो लोग अक्सर पूछ रहे हैं, हम जब भी कभी कोरोना को लेकर कोई ऐसा प्रोग्राम संचालित करते हैं जहां पर हम जो है कॉलिंग लाइंस को खोल देते हैं, लोग अपने सवाल पूछते हैं, उसमें उनका एक सवाल ये होता है कि क्या कोरोना री इन्फेक्शन हो सकता है, यानी कि दोबारा से कोरोना हो सकता है अगर किसी को एक बार कोरोना हो गया तो? बहुत हो रहे हैं, अभी काफी सारे केसेस ऐसे आ रहे हैं जो कोरोना से रिकवर हो गए 4-6 महीने पहले और वापस उनको हो रहा है, और करीब 4% के करीब ऐसे पेशेंट्स आ रहे हैं जिनको कि कोरोना वापस हुआ है। तो ये ना समझे, इसीलिए ये नॉलेज होना बहुत जरूरी है कि एक बार मेरे को हो गया अब नहीं होगा, ये नहीं है। मास्क पहनना उसका कोई सब्स्टिट्यूट आज भी नहीं है। वैक्सीन अभी भी लेना है, कोरोना हो गया है तो भी। तो ये दोनों बातें गार्ड बांध के रख लेनी है। प्रधानमंत्री की तरफ से जो 5T फॉर्मूला दिया गया था, टेस्टिंग, ट्रेसिंग, ट्रांसमिशन कंट्रोल, ट्रीटमेंट और टीकाकरण, आपको लगता है इस 5T पर काम हो रहा है? देखिए, सरकार का काम सरकार अपने तरीके से कर रही है, विश्व में इसकी प्रशंसा हो रही है। इतने बड़े कंट्री में मैं इतने सालों से देख रहा हूँ, हिंदुस्तान में जब भी कोई प्रॉब्लम आती है तो हम ये महसूस करते हैं हम गरीब देश हैं, हमारे पास साधन नहीं है, चीजें नहीं है। इस बार स्वाभिमान भारत दिखा है, जहां हमें ये नहीं कहना पड़ा कि हमें किसी से भीख मांगनी है। हमने अपने आप को इस लेवल का बनाया कि हमने सबसे बढ़िया मेडिसिन विकसित की, हमने सबसे बढ़िया वैक्सीनेशन दुनिया का प्रोग्राम किया, हमने दुनिया में सबसे ज्यादा मैक्सिमम वैक्सीन बनाई, हाई क्वालिटी वैक्सीन बनाई। हमारे डॉक्टर विश्व के सबसे हाईएस्ट स्तर के डॉक्टर्स हैं, खाली हम डॉलर में नहीं रुपए में पे करते हैं। इतना बड़ा भारत इतना अपने मिनिमम रिसोर्सेज से उठ के आया है, ये बहुत बड़ी गर्व की बात है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है और मैं आपकी बात से पूर्णतः सहमत हूँ डॉक्टर शरद। लेकिन जिस तरीके से हमने वैक्सीनेशन बनाई और हम दूसरे देशों तक भी वैक्सीनेशन पहुंचा रहे हैं, क्या आपको लगता है कि जो वैक्सीनेशन मैत्री है ये भारत के लिए कहीं ना कहीं खतरा तो नहीं बन सकती आने वाले समय में? देखिए, वैक्सीनेशन मैत्री उस समय सही थी, क्योंकि जो ये प्रोग्राम चला है, अगर सडनली चलता और इसका कोई रिएक्शन इधर उधर होता तो बहुत इतने बड़े देश को संभालना मुश्किल हो जाता। एक बहुत ही तरीके से और नीतिबद्ध तरीके से स्टार्ट हुआ है, पहले फ्रंट वर्कर्स, फिर ये 60, फिर 45, अब ग्रेजुअली। तो जब तक ये चीजें हो रही हैं तब तक हमारे पास 10 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन अवेलेबल थी, वो अवेलेबल थी तो उनको हमने भेज दिया। अब हमें जरूरत पड़ी है तो हमने वहां रोक दिया। दोनों तरह से काम हो रहा है। विश्व के प्रति जो आपको
व्यवस्था रखनी है, डिप्लोमेसी, वर्ल्ड डिप्लोमेसी, जी। वो भी बहुत जरूरी है देश की सुरक्षा के लिए, और स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए वैक्सीन पहुंचाना जरूरी है। बिल्कुल। तो मैं इसमें बेसिकली डिस्प्यूट नहीं करता, लेकिन ये जरूर कहता हूं कि स्वास्थ्य के लिए जितना ज्यादा प्रयास किया जाए ठीक है। अच्छा है, देश बड़ा है। आप चारों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ बड़ा मुद्दा में जुड़ने के लिए और तमाम सवालों के जवाब देने के लिए। तो देखिए, कोरोना के केसेस बेतहाशा बढ़ रहे हैं। सवाल ये कि वैक्सीनेशन से कोरोना थमेगा या फिर लॉकडाउन इसका इलाज है, क्योंकि जिस तरीके से मामलों में तेजी देखी जा रही है, अपने आप में चिंता का सबब ये बढ़ते हुए मामले बनते जा रहे हैं और अब तो बच्चे भी कोरोना की जद में आने लगे हैं। ऐसे में वैक्सीनेशन अभियान चल रहा है और सरकार को उसमें तेजी लाने की जरूरत जरूर है, लेकिन उससे पहले हम प्रिकॉशंस ले रहे हैं या नहीं, इस पर ध्यान देना बेहद जरूरी है, क्योंकि कोरोना का सबसे बड़ा बचाव है मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना। तो बड़ा मुद्दा में मेरे साथ अभी के लिए फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए खबर फास्ट के साथ। नमस्कार।